हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब भी जहाँ से मुझे सुन रहा है, वेलकम टू एक्सेप्शनल 36 सीरीज बच्चों। दिस इज सी राहुल जैन। हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया है जिसमें हम पूरी कॉस्टिंग चैप्टर के 36 जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है बस वो सॉल्व कर के देख रहे हैं, क्योंकि ये वैसे क्वेश्चन है जो अगर आपने अभी नहीं लगाए तो एग्जाम में हमसे बनने वाले नहीं है। इसलिए चलिए इसी सीरीज के तहत अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने मटेरियल, एम्प्लॉय, ओवरहेड, एबीसी, कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, हमने ये सारा फर्स्ट मॉड्यूल और इसके अलावा सेकेंड मॉड्यूल से यूनिट और बैच कॉस्टिंग, यहां तक के 8 चैप्टर्स के मैंने आपको एक्सेप्शनल क्वेश्चंस ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए हैं बच्चों। इसके आगे अब हमारे चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक के वीडियोस बचे हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, मैं पहले चैप्टर नंबर 15 ऑन स्टूडेंट्स डिमांड, मेरे पास बच्चों का ये डिमांड आया है, मैसेज आए हैं, डीएम्स आए हैं कि सर पहले बजट और मार्जिनल के क्वेश्चन एक्सेप्शनल वाले हमको वीडियो डाल दो, उसके बाद आप उसके पहले वाले चैप्टर्स के भले ही बाद में डाल देना, पहले आप हमको बजट और मार्जिनल वाले वीडियोस डाल दो सर। तो बच्चों की रिक्वेस्ट है, ऑब्वियसली ये सब कर तो मैं आपके लिए ही रहा हूं, तो मैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 15 बजट के आज एक्सेप्शनल क्वेश्चन डाल देता हूं बच्चों, ताकि आपको जो परेशानी आ रही है वो खत्म हो जाए। क्योंकि आपका कहना है कि जॉब और प्रोसेस और ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट तो सर हमसे हो जाता है, वो इतना बड़ा हमारे लिए नहीं है, हमारे को ज्यादा परेशान करता है सर बजट और मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के एक्सेप्शनल क्वेश्चंस। तो सर आप वो पहले डाल दोगे तो हमारे लिए काफी हेल्प हो जाएगी। तो डन बच्चों, आपकी बात सर आंखों पर। मैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 15 बजट के एक्सेप्शनल क्वेश्चंस मैंने 2 आइडेंटिफाई किए हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5 और इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो पहले मैं बजट के ये क्वेश्चंस आपके लिए डाल रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 से बच्चों। तो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5 कहां पर होना चाहिए, यहीं कहीं होना चाहिए। 4 आ गया तो 5 इसके बाद ही होगा, ये रहा बच्चों। ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5 जिसके एक्सेप्शनल क्वेश्चंस हम डील करने वाले हैं। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? चलिए देखते हैं इसमें ऐसा एक्सेप्शनल क्या है। A company is engaged in the manufacturing of specialized sub-assemblies required for certain electronic equipment. भैया वो कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाते हैं, उसमें सब असेंबलीज लगती हैं। अरे यार जैसे मोबाइल फोन है तो उसमें बहुत सारी चीजें लगती है ना, उसकी प्लेट होती होगी, उसका सिम का एरिया होता होगा, उसकी स्क्रीन होती होगी, तो ये सब असेंबलीज कहलाती हैं। मतलब एक फाइनल प्रोडक्ट में जो अलग अलग पार्ट्स लगे हुए उनको बोलते हैं सब असेंबलीज। तो ये कंपनी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाती, उसके पार्ट्स बनाती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के। द कंपनी एनविज दैट इन द फोर्थकमिंग मंथ December the sales will be in the ratio of 3:4:2 respectively of some assemblies ACB, MCB और DP। ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बना रही है, ACB, MCB और DP 3 इसके प्रोडक्ट है, और वो बिकते किस रेशियो में, सेल्स मिक्स दिया है 3:4:2। इसका क्या मतलब है, मतलब अगर ये तीनों मिलाकर 9 यूनिट सेल होते हैं तो 9 यूनिट में 4 यूनिट ACB की होती हैं, 3 यूनिट MCB की होती हैं और 2 यूनिट DP की होती हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये 9 यूनिट में ये सेल्स मिक्स होता है। द फॉलोइंग इज द शेड्यूल ऑफ कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर। क्या शेड्यूल है? ACB 520 रुपए में बिकता है, MCB 500 रुपए में बिकता है और DP 350 रुपए में बिकता है। ये तीनों का उन्होंने आपको सेलिंग प्राइस दे दिया और ये बता रहे हैं कि इनको बनाने में एक तो कंपोनेंट रिक्वायर्ड, कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए, एक तो बेस बोर्ड लगता है, एक IC08 लगता है, एक IC12 लगता है और एक IC26 लगता है। इस तरीके से 4 इसके रॉ मटेरियल है। ये चारों जब मिल जाते हैं तो जाकर एक ACB तैयार होता है, या तो जाकर एक MCB तैयार होता है, या तो जाकर एक DP तैयार होता है। कुल मिला के इन तीनों ही फाइनल गुड्स के लिए, दिस इज आवर फिनिश प्रोडक्ट, इन तीनों ही फिनिश गुड्स को बनाने के लिए ये 4 रॉ मटेरियल या इनपुट का रिक्वायरमेंट होता है। और कितना कितना, तो वो भी क्वेश्चन ने बता दिया कि एक ACB में एक बेस बोर्ड, 8 IC08, 4 IC12 और 2 IC26 लगते हैं। उसी तरह से एक MCB में 1, 2, 10 और 6 ये चारों इक्विपमेंट लगते हैं। एक DP में 1, 2, 4 और 8 ये लगते हैं। और इनका परचेस प्राइस कितना है, तो एक बेस बोर्ड 60 रुपए का आता है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से समझ पाओ मेरी बात को, तो यहां पर इसका मतलब, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं, इसका मतलब यहां पर 60 रुपए का बेस बोर्ड लग गया। एक IC08 20 रुपए का आता है,
इसका मतलब यहां पर 8, यहां पर 2 और यहां पर 2, ये IC08 इतने इतने रुपए के लग गए। एक IC12 12 रुपए का आता है, तो यहां पर 12 रुपए का, यहां पर 12 और यहां पर 12 रुपए के, ये 4, 10 और 4 लग गए। और एक IC26 8 रुपए का आता है, तो ये 8 रुपए के हिसाब से ये। तो अगर मुझे निकालना पड़े कि मेरे को ACB में टोटल कितने रुपए का मटेरियल लग रहा है, तो ध्यान से देखना, ये रहा ACB में टोटल कितने रुपए का मटेरियल लग रहा है। मैं इनको ऐड कर दूंगा तो पता चल जाएगा ACB में कितने का मटेरियल लग रहा है, MCB में कितने का मटेरियल लग रहा है, ये इनको ऐड कर दूंगा तो मालूम चल जाएगा MCB में कितने का मटेरियल लग रहा है। और DP में कितने का मटेरियल लग रहा है, ये इनको ऐड कर दूंगा तो मालूम चल जाएगा DP में कितने का मटेरियल लग रहा है। यहां पर मुझे टोटल कितने रुपए का इनपुट लग रहा है, एक MCB, एक ACB और एक DP में, ये मालूम चल जाएगा। बस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। सबका परचेज प्राइस क्वेश्चन ने ऑलरेडी दे रखा था और सब मिलाकर ये बिकता कितने में, तो सेलिंग प्राइस भी मालूम चल गया। चलिए सर, यहां तक तो क्वेश्चन आ गया समझ, आगे बढ़ते हैं। द डायरेक्ट लेबर टाइम एंड वेरिएबल ओवरहेड रिक्वायर्ड। हाँ, अब क्योंकि सिर्फ मटेरियल नहीं लगता, लेबर भी लगता है इनको बनाने में। कितना, तो वो बोल रहे हैं ACB को बनाने में बच्चों एक ACB बनाने में 8 घंटे ग्रेड A और 16 घंटे ग्रेड B, मतलब ग्रेड A और B, मतलब ऐसा मान लो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर्स लगते हैं। तो ग्रेड A वाले 8 घंटे और ग्रेड B वाले 16 घंटे लगते हैं भाई साहब। MCB में 6 और 12 घंटे लगते हैं और DP में 4 और 8 घंटे लगते हैं। और ग्रेड A वाले को 5 रुपया घंटा मिलता है और ग्रेड B वाले को 4 रुपया घंटा मिलता है। बच्चों, इसका मतलब अगर मैं यहां पर इसको कितना मिलता है, 5 रुपया, तो ACB में 8 घंटे लग रहा है इंटू 5, MCB में 6 घंटे इंटू 5 और DP में 4 घंटे इंटू 5, तो इसका मतलब 40 रुपया, 30 रुपया और 20 रुपया, ये मैं वेजेस पे करूंगा ग्रेड A वालों को। ग्रेड A जो ACB बना रहा है उसे 40 रुपए का वेजेस, MCB बना रहा है उसे 30 रुपए का वेजेस और DP बनाने की एक यूनिट पे 20 रुपए का। ये मेरे को ये मालूम चल गया कि पर यूनिट एक प्रोडक्ट बनाने में कितना वेजेस मेरे को ग्रेड A वालों का पे करना पड़ रहा है। सिमिलरली ग्रेड B वाले का रेट है 4 रुपया, तो ये ग्रेड B का मालूम चल जाएगा कि कितना कितना रुपया मुझे ग्रेड B वाले वर्कर्स को पे करना पड़ रहा है। इसका मतलब, अब ध्यान से, इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। इसका मतलब एक ACB को बनने में 40 रुपया ग्रेड A वाले वर्कर्स और 64 रुपया ग्रेड B वाले वर्कर्स ले जाते हैं। बोले तो टोटल मिला लो तो 104 रुपए का लेबर पे करना पड़ता है एक ACB की एक यूनिट बनने में। सिमिलरली एक MCB की यूनिट बनने में 40 और 48 30 और 48 78 रुपीस पे करना पड़ता है और एक DP में 32 और 20 52 रुपीस पे करना पड़ता है। ये मुझे पता चल गया कि टोटल कितना वेजेस मुझे एक एक यूनिट को बनाने में पे करना पड़ता है। ये मेरे को वेज रेट भी मालूम चल गया। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? बस इनको आपस में ऐड कर दो तो ये पता चल जाएगा कि इसमें कितना वेजेस है, इसमें कितना वेजेस है और इसमें कितना वेजेस है। इसके अलावा वेरिएबल ओवरहेड उन्होंने खुद ही बता दिए कितने लगते हैं। तो एक यूनिट में 36 रुपए का वेरिएबल ओवरहेड है, MCB में एक यूनिट में 24 और DP में एक यूनिट में 24 रुपए का वेरिएबल ओवरहेड है, अदर देन वेजेस जो हमारा खर्चा हो रहा है ओवरहेड। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है, क्वेश्चन ने बता दिया। डायरेक्ट लेबर कितना लग रहा है, क्वेश्चन ने बता दिया। वेरिएबल ओवरहेड कितना लग रहा है, वो भी क्वेश्चन ने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। द लेबरर्स वर्क्स 8 hours a day for 25 days in a month। भैया जो वर्कर्स हैं वो रोज 8 घंटे काम करते हैं और 25 दिन महीने में काम करते हैं, मतलब एक महीने में एक वर्कर 200 घंटे काम करता है। इससे ये पता चल गया 25 × 8। द ओपनिंग स्टॉक ऑफ सब असेंबलीज एंड कंपोनेंट फॉर दिसंबर आर। भैया हमारे पास ओपनिंग कितना पड़ा हुआ है, ये 800 यूनिट, ये 1200 यूनिट और ये 2800 यूनिट, इतना मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है बच्चों तीनों का। और इनपुट्स का रॉ मटेरियल, ये तो हो गया फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, और रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, तो ये इतनी इतनी नंबर ऑफ स्टॉक है तो यूनिट्स ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इतनी इतनी यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक मेरे पास इनका पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड अमाउंटेड टू 7,57,200 एंड प्रॉफिट इज 12 लाख। प्रॉफिट टारगेट ऑफ 12 लाख हैज बीन सेट। ये फिक्स्ड खर्चा है और ये प्रॉफिट आपको कमाना है, वो चाहते हैं बच्चों। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में बजट का क्वेश्चन आएगा तो बजट इंडिपेंडेंटली कोई चैप्टर है ही नहीं। बजट इज बेसिकली व्हाट द मिक्सचर ऑफ होल कॉस्टिंग यू हैव स्टडीड। जो आपने कॉस्टिंग पढ़ी है उसमें मटेरियल भी आ जाएगा, लेबर भी आ जाएगा, ओवरहेड भी आ जाएगा, उसमें मार्जिनल भी आ जाएगा, उसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी, सारे कंपोनेंट बजट के अंदर में आ जाते हैं।
क्योंकि बजट और कुछ नहीं है भाई, जो आपने कॉस्टिंग सीखी है उसे फोरकास्ट कर दो, उसे प्री डिटरमाइंड बेसिस पे बना दो, प्री एस्टिमेशन के बेसिस पे बना दो। प्री एस्टिमेशन क्या बोला है, एस्टिमेशन ही प्री होता है, एस्टिमेशन तो होता ही प्री है, तो एस्टिमेशन के बेसिस पे बना दो तो वही बजट हो जाता है, और बजट कुछ है नहीं बच्चों। इसलिए ध्यान रखना, बजट चैप्टर को जब पढ़ो और एग्जाम में जब बजट का क्वेश्चन आए तो उसे पढ़ के तुम्हें सूंघना है। क्या सूंघना है कि इसमें आखिर किसकी बू आ रही है। तो अब मैं जब पूरा ये पढ़ लिया तो मुझे इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग की बू आ रही है। कैसे, सेलिंग प्राइस दे दिया, पर यूनिट दे दिया, मटेरियल दे दिया, पर यूनिट दे दिया, लेबर दे दिया, पर यूनिट दे दिया, वेरिएबल ओवरहेड दे दिया, पर यूनिट दे दिया। तो मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड तीनों ही क्या हो गए, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट अलग से बता दी, प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हो ये भी बता दिया, सेल्स पता चल गई, वेरिएबल कॉस्ट पता चल गई, फिक्स्ड कॉस्ट पता चल गई, प्रॉफिट पता चल गया। तो ये सब तो मार्जिनल कॉस्टिंग में ही होता था ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। इट मींस यहां पर जो बजट कॉस्टिंग है उसमें हमें मार्जिनल कॉस्टिंग वाली टेक्निक से आगे जाना पड़ेगा। आप देख लेना, ये मुझे क्वेश्चन पढ़ के बू आ गई, समझ गए आप मेरी बात को। आगे बढ़ रहा हूं मैं। The company is eager for a reduction of closing inventory for the month of December of sub-assemblies and component by 10% as compared to opening. Closing उन्होंने स्टॉक इनडायरेक्टली आपको बता दिया, डायरेक्टली ना बता के क्या बता दिया, ओपनिंग ये है और क्लोजिंग इसमें से 10% सब में से माइनस कर दो तो क्लोजिंग स्टॉक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन ने बोल दिया है। सुन रहे हैं आप मेरी बात को। चलिए, प्रिपेयर द फॉलोइंग बजट्स। अब वो आपको इतने बजट बनाने को बोल रहे हैं। आपको अब समझ में आएगा सर ने इसे एक्सेप्शनल क्यों बोला था। पहला, सेल्स बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू दोनों में चाहिए। अब क्वांटिटी एंड वैल्यू दोनों में सेल्स बजट चाहिए तो कैसे बनाया जाए, सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात को। मार्जिनल कॉस्ट शीट कैसी बनती थी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। नाउ क्वेश्चन ने मुझे यहां पर बता दिया है कि वो कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, 12 लाख। क्वेश्चन ने बता दिया फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 7,57,200। इट मींस 12 लाख रुपए का हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है 7,57,200। तो बताओ मैं कितना कंट्रीब्यूशन चाहता हूं, रिवर्स वर्किंग कर दो तो आ जाएगा 19,57,200। इट मींस इतना मैं कंट्रीब्यूशन चाहता हूं। मेरे पास कितने प्रोडक्ट हैं, मेरे पास एक प्रोडक्ट नहीं, मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं, एसीबी, एमसीबी और डीपी। तो इन तीनों को मिलाकर मुझे इतना कंट्रीब्यूशन चाहिए। अब तीनों से इतना चाहिए तो इंडिविजुअली, क्योंकि उन्होंने बोला क्वांटिटी और वैल्यू वाइज चाहिए सारे आइटम्स का, तो इंडिविजुअली तीनों से कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए, कितनी किस किस की सेल्स यूनिट बेचूं, कैसे मालूम चलेगा। बच्चों अगर आपको याद हो, मैंने वैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में एक क्वेश्चन मेरे वन शॉट रिवीजन में पढ़ा हुआ है, जिसमें मैंने आपको अगर प्रोडक्ट मिक्स होता है, सेल्स मिक्स होता है तो कैसे क्वांटिटी निकालनी होती है, ब्रेक इवन पॉइंट में मैंने सिखाया है। मेरे मार्क्स बूस्टर में भी पढ़ा हुआ है, मार्क्स बूस्टर सीरीज में अगर आपको शॉर्ट टाइम में देखना है तो उसमें मिल जाएगा, वन शॉट रिवीजन वाले वीडियो में भी पढ़ा हुआ है, तो आप वहां जाकर भी इसे देख सकते हो मार्जिनल कॉस्टिंग के। अब चलिए अप्रोच शुरू करते हैं। मेरे को एक बात समझ आ गई कि आई वांट कंट्रीब्यूशन, मुझे पता है 19,57,200, पर ये तीनों प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन है, मुझे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन चाहिए, कैसे मालूम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। अच्छा, इसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन बजट बोला है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, सेल्स बजट इज द मदर ऑफ ऑल बजट। हाँ, सेल्स बजट से ही जन्मते हैं सारे बजट। कैसे मतलब सर, सेल्स पता चलेगी, उसी सेल्स से मालूम चलता है कि प्रोडक्शन कितना करना है, उसी सेल से, उसी प्रोडक्शन से मालूम चलता है रॉ मटेरियल कितना खरीदना है, उसी से मालूम चलता है लेबर कितना लगाना है। तो सारे बजट जो पैदा होते हैं वो सेल्स बजट से पैदा होते हैं। बच्चों मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मेरा मोटिव अभी आपको एग्जाम पर्पस से फटाफट चीजों को सॉल्व कराना है, अदरवाइज मैं और डिटेल में समझाता। पर इतनी बात जरूर ध्यान रखना कि सेल्स बजट इज द मदर ऑफ ऑल बजट। सबसे पहले बजट बनता है सेल्स का, उसी से बनता है परचेज का बजट, उसी से बनता है प्रोडक्शन का बजट, उसी से बनता है लेबर का बजट, उसी से सारे बजट आगे फिर आपके बन जाते हैं। सुन रहे हैं आप मेरी बात को। ऑपरेशनल बजट्स की बात कर रहा हूं नाउ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। तो क्वेश्चन ने बोला एक तो सेल्स बजट, फिर बोला है प्रोडक्शन बजट, फिर कंपोनेंट यूजेज बजट, फिर कंपोनेंट परचेज बजट और फिर लेबर बजट, मैन पावर बजट। तो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए उठा लिया है क्योंकि एक इसमें आपको कंट्रीब्यूशन सेल्स मिक्स अप्रोच से जाना है जो अलग है बिल्कुल, दूसरा एक ही क्वेश्चन से सारे बजट बनाना सीख जाओगे तो एग्जाम में आपका बल्ले बल्ले हो जाएगी। सुन रहे हो आप मेरी बात को। चलिए शुरू करते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले मुझे अगर इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है बच्चों तो मुझे सबसे पहले टोटल कंट्रीब्यूशन तो मालूम है कितना है, आई नो, मैंने अभी आपको बता दिया कितना टोटल कंट्रीब्यूशन है, ये रहा आपके सामने। भाई टोटल प्रॉफिट चाहिए इतना और फिक्स्ड कॉस्ट इतनी, तो ऐड करोगे तो रिवर्स वर्किंग से कहां पर पहुंच जाओगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट। ये मालूम है, ये मालूम है, तो बताओ ये मालूम चल गया कि नहीं चल गया? बिल्कुल चल गया सर।
तो कंट्रीब्यूशन वैसे तो टोटल मालूम है, पर इंडिविजुअली कितना, तो सबसे पहले एक काम करिए, इंडिविजुअली तीनों प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, ये रहा सेलिंग प्राइस, ये रही सबकी वेरिएबल कॉस्ट, मल्टीप्लाई कर लेना इससे, ये रहे सबके लेबर के कितना कितना है, ये रहे वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं, तो सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे सेल्स में से तो क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। चलिए देखते हैं यहां पर फटाफट, ये रहे तीनों के सेलिंग प्राइस, क्वेश्चन ने दे रखे थे, मटेरियल कितना लगना है, तो बोर्ड कैसे निकला आपको अभी मैंने कराई दिया था, 1 × 60 × 60 × 60, ये कितना लगेगा इंटू 20 × 20, अभी बता दिया था सारा मैंने, इंटू 12, तो आप करके देख सकते हैं, तो वही आंसर आपको मिलते जाएंगे। तो ये देख लीजिए 60, 160, 48 और 16, ये सुन रहे, तो ये चारों आइटम्स क्वेश्चन ने खुद दे रखा है, कुछ नहीं करना, क्वांटिटी क्वेश्चन ने दे दी है, प्राइस क्वेश्चन ने दे दिए हैं, उसकी क्वांटिटी को उसके प्राइस से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आते जाएंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सुन रहे हैं आप मेरी बात को, जैसे 8 × 2 16, 8 × 6 48, ये आ गया 16, ये आ गया 48, ये आ गया 8 × 8 64, ये आ गया 64। सुन रहे हैं आप मेरी बात को, डन सर, समझ में आ गया मटेरियल का कैसे निकला। अब लेबर अभी मैंने खुद ही निकाल के दिखा दिया था, ये 5 रुपए घंटे है, ये 4 रुपए घंटे है, तो लेबर भी मालूम चल गया। इसमें कितना लगेगा, तो 8 घंटे ग्रेड ए, 16 घंटे ग्रेड बी, तो 8 घंटे ग्रेड ए और 16 घंटे ग्रेड बी का ले लिया, यहां पर भी और यहां पर भी, तीनों में कितना कितना लेबर है। वेरिएबल ओवरहेड क्वेश्चन ने दे दिया, तो टोटल आपको मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट मालूम चल गई कितनी है। अब सेल्स में से जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये सब एक यूनिट का है, सेल्स ये कितने की है, 1 यूनिट की, तो ये मुझे पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मिल गया जैसे ही मैंने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया। इसका मतलब 1 यूनिट बेचूंगा एसीबी की, 1 यूनिट बेचूंगा एमसीबी की और 1 यूनिट बेचूंगा डीपी की। जैसे ही आपको अब पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मिल गया बच्चों, विच इज 96, 130 एंड 62 रुपीज पर यूनिट। अब देखो आगे की कहानी कैसे करनी है, सब लोग एक बार ध्यान देना प्लीज बच्चों। अब मुझे पता चल गया कि ए, एम और डीपी तीनों के नाम लिख दिए और यहां टोटल लिख रहा हूं। मुझे क्वेश्चन ने बता दिया कि इसका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट का कितना है, 96, इसका 1 यूनिट का 130 और इसका 1 यूनिट का 62। ये इंडिविजुअल इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स करूंगा, जब इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स जैसे ही करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, मुझे मिल जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है। टोटल कंट्रीब्यूशन तो मुझे पता है 1957 200, कैसे पता, अभी समझाया था मैंने, रिवर्स सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना चाहिए 12 लाख, फिक्स कॉस्ट है 757,200, तो कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए 19,57,200, विच इज दिस फिगर। तो मेरे को मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन मालूम है कि मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन इज दिस। अब इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स करूंगा तब जाके मुझे क्या मिलेगा, ये टोटल कंट्रीब्यूशन। अब नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, सपोज मैं मान लूं कि इनकी नंबर ऑफ यूनिट्स x है, ध्यान देना बच्चों, तो इसकी कितनी यूनिट बिकेंगी, 3, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि इनका सेल्स मिक्स है 3:4:2 का रेशियो। तो बच्चों अब आप मुझे बताओ इसकी कितनी यूनिट बिकेंगी, 3, तो इसकी कितनी बिकेंगी 4, तो इसकी कितनी बिकेंगी 2, और इन तीनों का टोटल मिलाकर हमें इतना कंट्रीब्यूशन मिलेगा। ये बात आपको समझनी है। अब आप जैसे इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 288x प्लस 520x प्लस 124x इज इक्वल्स टू दिस। अब आप इसे सॉल्व करो इक्वेशन को, तो x की वैल्यू आपको अब भी मिल जाएगी, तो टोटल ये आ जाएगा आपका 932x इज इक्वल्स टू दिस। नाउ when you will finish it तो you will find 2100। 2100 क्या आ गया, x। अब बताओ कितना x ACB का लगना है, सर 3x, तो ACB का कितना लगेगा 2100 इंटू 3, उसका कितना लगेगा 4x, तो 2100 इंटू 4, और इसका कितना लगेगा 2x, तो 2100 इंटू 2, सो 6300, 8400 एंड 4200, इतना इतना ACB, MCB और DP टोटल लगेगा। बच्चों सुन रहे हो आप मेरी बात को, ये तीनों हमें पता चल गए। तो बच्चों ये सिंपल सा आपको ध्यान रखना था कि क्वेश्चन ने मुझे ये बताया था कि मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन इतना है और इससे कितना मिलने वाला है, तो इसकी 3 यूनिट बिकती है, इसकी 4 यूनिट और इसकी 2 यूनिट। तो अब मुझे पता नहीं कि टोटल कितनी यूनिट बिकी है, पर यह पता है कि अगर टोटल x होगा तो इसमें इसकी 3, इसकी 4 और इसकी 2 यूनिट होनी है। तो 4x, 3x और 2x करके मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब जैसे ये पता चल गया तो अब मुझे क्या मालूम चल गया कि ACB, MCB और DP की कितनी कितनी यूनिट सेल होनी है। सुन रहे हैं आप मेरी बात को बच्चों, सिंपल है।
अब जैसे ही आपको नंबर ऑफ यूनिट्स मालूम चल गई कि कितनी कितनी है, सेलिंग प्राइस मालूम चल गया कितना है, तो सेल्स वैल्यू भी मालूम चल जाएगी अपने आप। तो पहला आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया इसमें से, सेल्स बजट, क्वांटिटी एंड वैल्यू दोनों मालूम चल गए। समझे कैसे हमको सॉल्व करना था? क्योंकि कंट्रीब्यूशन मिक्स इस क्वेश्चन में हमें उन्होंने दे रखा था। तो कंट्रीब्यूशन मिक्स अगर हमें दे रखा है तो सबसे पहले हमें टोटल मिक्सिंग के बाद कितना कंट्रीब्यूशन है वो चाहिए। उसको आप अपने टोटल कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ बैचेस, और उसको सेल्स मिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको ये मिल गया। उसी को मैंने यहां थोड़ा सा और बेटर एक्सप्लेन कर दिया एक्स करके, ताकि आपको समझ आ जाए चीजें। चलिए बच्चों, अब मैं आगे वैसे इसका और एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं, पर टाइम नहीं है, आपका टाइम मुझे सेव करना है। आगे बढ़ता हूं। प्रोडक्शन बजट इन क्वांटिटी। अब दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए भाई साहब की कितना प्रोड्यूस करना है। ये तो पता चल गया कितना माल बेचना है, भैया बनाना कितना है। अरे यार अब तो ये बहुत आसान है। अगर मुझे आप ही बताओ, अगर मुझे पता है कि मुझे सेल्स कितनी करनी है, ध्यान से मेरी बात ऐसी बताना, अगर मुझे 100 यूनिट बेचना है, मेरे पास पहले से पड़ी हुई है 20 यूनिट, और मुझे आखिरी में अपने पास में बचा के रखना है 5 यूनिट, तो बताओ मैं कितनी यूनिट प्रोड्यूस करूं। तो सर 100 यूनिट आप बेचना चाहते हो, 20 पहले से पड़ी है, तो आप बनाओगे 80 यूनिट। लेकिन सर 5 यूनिट आपको क्लोजिंग भी रखना है, तो सर टोटल आप 85 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करोगे। कैसे निकला 85 आप ही बता दो। सर कुछ नहीं, हमने सेल्स था उसमें से ओपनिंग को माइनस कर दिया और उसमें क्लोजिंग को ऐड कर दिया, तो हमें पता चल गया कितना प्रोड्यूस करना है। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? और अगर आपको वैसे भी याद हो, अगर आप सबने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है तो ऐसे ही बनता था ना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल्स टू सेल्स। तो बस यही फंडा तो लगाया है। अब सेल्स कितना करना है तो उन्होंने बता दिया 6300 सेल करनी है टोटल। ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा है, क्वेश्चन ने खुद बोला था, आप क्वेश्चन उठा के देखिए, इनका 800 का ओपनिंग स्टॉक पड़ा है। तो ओपनिंग का स्टॉक 800 है कि परचेज का मतलब यहां प्रोड्यूस हो जाएगा, कुछ नहीं, ये पता नहीं कितना है। क्लोजिंग कितना रखना है, ओपनिंग में से 10% माइनस, ये लिखा था क्वेश्चन नहीं, सारा चाहे फिनिश गुड्स हो चाहे रॉ मटेरियल हो 10% कम करके, मतलब 720 क्लोजिंग रखना है। अब आप इस इक्वेशन को खुद ही सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा 6300, 6300 प्लस 720 माइनस 800, आपको मिल गया 6220 यूनिट मुझे इसकी प्रोड्यूस करनी है। चेक कर लो, सिमिलर इसका और सिमिलर इसका सेम टू सेम निकल जाएगा। बोले तो कुछ भी नहीं किया मैंने, क्या किया मैंने, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल्स टू सेल्स, जो बचपन से ट्रेडिंग अकाउंट बनाता आ रहा हूं बस वो लगा दिया, तो आपको पता चल गया कितना किसका यूनिट प्रोड्यूस करना है। अब ये तो मुझे काय का प्रोडक्शन मालूम चल गया, फिनिश गुड्स का। अब तीसरी चीज उनने क्या पूछी है कि कंपोनेंट का भी बताओ भैया कितना कितना यूज होएगा। अब भाई कंपोनेंट जितना तुम ये प्रोड्यूस करोगे, ये और ये, उसमें कितना कितना कंपोनेंट लगना है, तो क्वेश्चन ने ऑलरेडी बता रखा था। देखो ध्यान से, क्वेश्चन ने बोला था एक यूनिट में एक ये लगता है, 8 ये लगते हैं, 4 ये लगते हैं और 2 ये लगते हैं। तो अब आप मुझे बताओ इसकी 6220 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो ये कितने लगेंगे, तो 6220 इंटू 1, 6220 इंटू 8, 6220 इंटू 4 और 6220 इंटू 2, इतने ही लगेंगे ना बच्चों, सिंपल है। तो ये देख लो आप, 6220 इंटू 1 ये लगा बेस बोर्ड, 6220 इंटू 8 ये लगा IC 08, इंटू 4 IC 12 और इंटू 2 ये लगा आपका IC 26। ये आप सामने देख लो। ऐसी MCB में भी कितना, ये सब में एक एक ही लगना था, तो लेकिन इसकी यूनिट 8280 है, इसकी 3900। तो अब बस उसके जो कंपोनेंट क्वेश्चन ने लिखे हैं उन कंपोनेंट से उठाकर क्या कर दोगे बेटा, जितना प्रोड्यूस करना है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो पता चल जाएगा किसका कितना यूनिट इसमें आपको लगना है। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये चारों का कंपोनेंट निकल के आ गया। बोला था ना सेल्स बजट इज द मदर ऑफ ऑल बजट, एक बनता है उससे सारे बनते जाते हैं। तो ये पता चल गया कि इनपुट का, दैट इज ये जो चारों आपके रॉ मटेरियल थे 1, 2, 3 एंड 4 कितना कितना लगेंगे, क्वेश्चन ने बता रखा था, बस मैंने मल्टीप्लाई किया है कि कितना कितना लगेगा। क्वेश्चन ने डेटा सब खुद ही दे रखा था, ये 1, ये 8, ये 4, ये 2, तो ये देख लो, एक बता दे रहा हूं, बाकी फिर आपको समझ में आ ही जाएगा। ये 1, ये 8, ये 4 और ये 2, जितना भी बनाना था उसमें। फिर ये यहां पर कितने लगने थे, तो ये 1, ये 2, ये 10, ये 6, आप देख लो, ये 1, ये 2, ये 10, ये 6, फिर 1, 2, 4 और 8, ये देख लो 1, 2, 4। अब तो क्वांटिटी एक बार आपको मालूम चल गई कितना प्रोड्यूस करना है, तो अब तो बस आपको क्या करने का है, मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको मालूम चल जाएगा टोटल कितना कंज्यूम होगा। अब अगला क्वेश्चन इसके आगे देखना कैसे निकलेगा। वो बोल रहे हैं परचेज बजट बताओ इन्हीं कंपोनेंट का। ये तो पता चला कि अगर मुझे इतना, ध्यान से, अगर मुझे इतना ACB, MCB और DP मैन्युफैक्चर करना है तो उसमें इतना इनपुट लगेगा।
ये पता चल गया कि इतनी रोटी बनानी है तो इतना आटा लगेगा। अब इतना आटा लगेगा तो क्या पूरा मार्केट से खरीदना है क्या जितना आटा लगेगा? नहीं, कितना खरीदना है? तो जो फिर से वही फंडा सेम लगा दो भाई, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल्स टू सेल्स। अब बताओ मुझे टोटल कितना चाहिए अल्टीमेटली? तो भैया मेरे पास में क्वेश्चन ने मुझे बता रखा है कि सेल्स 18,400, सेल्स मतलब कंजम्पशन, कितना कंज्यूम करना है बेस बोर्ड, ये निकल गया था 18,420 टोटल बेस बोर्ड चाहिए। अब बताओ ओपनिंग में कितने पड़े? क्वेश्चन ने खुद दे रखा है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो फंडा है वही का वही लगेगा, कुछ अलग नहीं होगा। आप खुद देखो, जो मैंने समझाया वही करना है। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल्स टू सेल्स। सेल्स का मतलब यहां कंज्यूम से मान लो कि ये कंज्यूम होना है, बिकने नहीं है। तो कितने कंज्यूम होने वाले हैं? ये 1600 नहीं, ये तो यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग है। कितने होने यहाँ पे हमने निकाला था सर बेस बोर्ड 18,420। अब आप देखो कैसे निकलेगा आंसर, वहां नहीं देखना। 18,420 टोटल कंज्यूम होने हैं। ओपनिंग के कितने पड़े हुए हैं सर? 1600। कितने और खरीदने पता नहीं, परचेज कितने करने हैं, पर क्लोजिंग कितना रखना है? 10% कम। 10% कम कर दो तो 1440। अब आप खुद ही आंसर निकाल दो, आपको पता चल जाएगा कितने परचेज करने हैं सर। 18,420 प्लस 1440 माइनस 1600 इज इक्वल्स टू सर 18,260 यूनिट इसकी खरीदनी है। लेट्स चेक क्या हम सही है, इतनी यूनिट ही खरीदनी है क्या? जरा चेक कर लीजिए, 18,260। सिमिलरली इसकी सिमिलरली वही ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल्स टू सेल्स या कंज्यूम, खत्म, वही लगा देना है। तो ये सबका क्या निकल आएगा, कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है। परचेज प्राइस क्वेश्चन ने दे रखा है तो टोटल परचेज वैल्यू भी मालूम चल जाएगी। चलिए सर ये भी खत्म हो गया। आखिरी बात पर आइए, मैन पावर बजट। और सर आखिरी में कितने मैन पावर लगने वाले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसे निकाला जाता है मैन पावर बजट, चलो वो भी सिखा देता हूं, जरा फटाफट ध्यान देना क्वेश्चन की तरफ। अब जब तुम्हें मालूम चल गया कि कितनी कितनी यूनिट्स बनानी है, प्रोड्यूस करनी है, तो जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी होंगी, सेल नहीं प्रोड्यूस, क्योंकि जो ऑलरेडी बनी रखी उनमें लेबर नहीं लगेगा, जो अब प्रोड्यूस करनी उनमें लगेगा। तो एसीबी, एमसीबी और डीपी की कितनी कितनी यूनिट्स हैं, तो ये रही, तो ये हमने लिख ली, इतनी यूनिट हमें प्रोड्यूस करनी है। कितने घंटे लगते हैं, तो क्वेश्चन नहीं दे रखा था ग्रेड ए और बी के, तो टोटल कर दो तो पता चल जाएगा ग्रेड ए के कितने घंटे और ग्रेड बी के कितने घंटे। ध्यान देना, अब ये मालूम चल गया कि ग्रेड ए के 1,15,120 घंटे लगने हैं। अब बताओ ग्रेड ए में क्वेश्चन ने बोला है 8 घंटे रोज काम करता है एक आदमी 25 दिन, इसका मतलब एक आदमी एक महीने में 200 घंटे काम करता है। तो अगर मैं डिवाइड कर दूं, ये टोटल आवर्स हैं और एक आदमी इसमें से 200 घंटे काम करेगा, तो टोटल कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? ऐसे ले लो, टोटल 100 घंटे काम करना है एक दिन में और एक आदमी 10 घंटे काम कर सकता है, तो कितने लोग लगेंगे? 10 लोग। तो 10 लोग 10 घंटे काम करेंगे तो 100 घंटे का काम एक दिन में हो जाएगा। बस सेम चीज तो यहां थी, यहां पर 25 दिन की बात हो रही थी कि मुझे 25 दिन में एक आदमी अगर 200 घंटे काम करता है और टोटल मुझे इतने घंटे काम कराना है, तो बताओ कितने लोग लगेंगे? पता चल गया साहब, 200 आदमी से डिवाइड करोगे तो 576 लोग लगेंगे। सिमिलरली यहां भी डिवाइड कर दो तो यहां 1152 ग्रेड बी के वर्कर्स लगेंगे और 576 ग्रेड ए के वर्कर्स लगेंगे। ये भी मालूम चल गया आपको। अब लास्ट वेज रेट, टोटल पेमेंट भी निकालना है। पेमेंट क्वेश्चन ने बता रखा था 5 रुपया घंटा, और एक आदमी कितने घंटे काम कर रहा है? 8 घंटे। कितने दिन काम कर रहा है? 25 दिन। तो एक महीने का उसका वेजेस कितना हो गया? 1000। ये मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वेजेस आ गया। सिमिलरली 4 रुपया घंटा ग्रेड बी वालों का था, 8 दिन काम, 8 घंटे रोज काम कर रहे हो, 25 दिन काम कर रहा है, 800 रुपया ये आ गया टोटल, ये वेजेस। सेल्स बजट इज द मदर ऑफ ऑल बजट। एक बार सेल्स बजट सही बन गया, ये पता चल गया कि कितनी कितनी यूनिट बेचनी है, तो उसी से फिर पता चला। अब आप देखो कैसे चला, सब चीजें चली कैसे है। सबसे पहले पता चला यूनिट्स कितनी बेचनी है, सेल्स मालूम चली। सेल्स से फिर क्या मालूम चला कि भैया फिर हमें प्रोड्यूस कितनी करनी है अगर बेचनी इतनी है तो, क्योंकि कैसे पता चला था, तो जैसी सेल्स पता चली तो फिर आपने कर दिया ओपनिंग प्लस परचेज या प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल्स टू सेल्स। ये पता चला, ये यहां रख दिया, ये पता था, ये पता था, तो प्रोड्यूस पता चल गया। फिर प्रोड्यूस से क्या पता चला, ये तो फिनिश गुड्स कितना प्रोड्यूस करना है पता चला। अब इससे हमने तो भैया फिर रॉ मटेरियल कितना लग जाएगा अगर इतना प्रोड्यूस करना है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमने निकाला कितना लग जाएगा। तो हमें कैसे पता चला कंज्यूम्ड, तो जब इतना प्रोड्यूस करना है ये मालूम चल गया,
तो भैया पहले से अब इसे प्रोड्यूस करने में कितना कितना रॉ मटेरियल लगेगा, तो क्वेश्चन ने बता ही दिया था कि IC8 IC12 जितने भी वो है कितने कितने लगने, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो मालूम चल गया कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। फिर अगला हमने क्या निकाला कंज्यूम के बाद, रॉ मटेरियल परचेज कितना होएगा, तो कैसे निकला रॉ मटेरियल परचेज, तो पता जब चल गया कंज्यूम कितना होएगा तो उसमें फिर वही फंडा ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल्स टू सेल्स लगा दिया, फिर से वही सेल्स मतलब कंजम्पशन हो गया। अब कंज्यूम तो यहां से पता चल ही गया है, ओपनिंग और क्लोजिंग पता है, तो पता चल गया रॉ मटेरियल कितना कितना परचेज करके आना है। तो देखो सेल्स बजट से ही प्रोडक्शन बजट बन गया, प्रोडक्शन बजट से रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बन गया, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट से रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट बन गया, और उसी सेल्स से आखिरी में क्या बन गया, लेबर बजट, क्योंकि पता चल गया प्रोड्यूस कितना करना है तो प्रोडक्शन बजट में लेबर आवर्स पता चलेगा कितने कितने लेबर आवर्स लगेंगे तो लेबर बजट बन गया। एक सेल्स बजट बनाओगे सारे बजट उसके बाद उसी से बनेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ता हूं, ये सब बातें किसके लिए कर रहा हूं, ऑपरेशनल बजट्स की बात कर रहा हूं। फिक्स बजट फ्लेक्सिबल बजट इज अ डिफरेंट थिंग, मैं सिर्फ ऑपरेशनल बजट्स की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों, तो ये तो मेरा कंप्लीट हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 5, अ वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, आपको करके समझ आ गई होगी बात। अब जरा देखते हैं इसके बाद हमारा आखिरी एक और इलस्ट्रेशन जो इसमें मैंने बना रखा है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल इलस्ट्रेशन नंबर 7। सर इलस्ट्रेशन नंबर 7 में ऐसा क्या एक्सेप्शनल है, वो तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ आ जाएगा कि इलस्ट्रेशन 7 में आखिर एक्सेप्शनल क्या है। देखिए बच्चों आपको मालूम है कि बजट में बजट के अलावा रेशियोज भी हैं, ये 6 रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एफिशिएंसी, एक्टिविटी, कैलेंडर, स्टैंडर्ड कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी और एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी, टोटल 6 रेशियोज हैं हमारे पास। तो मैं इस क्वेश्चन को इसलिए एक्सेप्शनल नोट किया हूं क्योंकि बच्चे ये देख के ही नहीं जाते हो, पेपर में ये कई बार आ चुका है, कंफ्यूज रहते हैं, पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। तो चलो जरा जल्दी से लॉजिक के साथ में तुम्हें इलस्ट्रेशन 7 कराता हूं, 7 से एक तरीके से तुम्हारा पूरा रेशियो वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा 2 मिनट के अंदर। चलिए आइए इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे क्या दिया है क्वेश्चन ने, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स 8 घंटे पर डे 5 डेज पर वीक, एक हफ्ते में 5 दिन काम होता है, रोज 8 घंटे काम होता है, ये क्वेश्चन ने मुझे बता रखा है, डन सा। मैक्सिमम कैपेसिटी 50 एम्प्लॉइज, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमारी फैक्ट्री में 50 लोग एक बार में काम कर सकते हैं। एक्चुअल वर्किंग 40, लेकिन राइट नाउ हम अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं, क्या जहां फैक्ट्री में 50 वर्कर काम कर सकते हैं वहां 40 ही काम कर रहे हैं, ये एक्चुअल वर्किंग है। एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड, ध्यान से, एक्सपेक्टेड टू बी वर्क फॉर 4 वीक 6400 आवर्स। अगर हमारे यहां रियल में 40 वर्कर काम कर रहे हैं और रोज 8 घंटे काम होता है और हफ्ते में 5 दिन काम होता है और महीने में 4 हफ्ते होते हैं, ध्यान से, 8 क्या हो गए एम्प्लॉइज, सॉरी 8 क्या हो गए आवर्स, 5 क्या हो गए दिन, 4 क्या हो गए वीक। तो एक महीने में बताओ आइडियली 4 वीक में कितने घंटे काम होना चाहिए, आप खुद करके देख लीजिए, यू विल गेट द आंसर सर 6400। तो ये उस 6400 का मैंने क्या कर दिया, कैलकुलेशन करके दिखाया बच्चों कि ये 6400 6400 आवर्स कैसे आए। तो ये समझ में आ गया, 8 घंटे 5 दिन 40 एम्प्लॉय 4 वीक, तो एक महीने मतलब 4 वीक में टोटल 6400 आवर्स। अगर हमारे यहां 40 लोग हैं तो 6400 आवर्स काम होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है। स्टैंडर्ड आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी अर्न फॉर 4 वीक। अब दूसरी बात, ये क्या लिख रहे हैं स्टैंडर्ड आवर्स, इसका क्या मतलब है, चलिए इसका मतलब भी समझाता हूं। देखना 8 घंटे रोज काम होता है, 5 दिन हफ्ते में काम होता है। अगर मेरे पास पूरे 50 एम्प्लॉइज होते, पूरे 50 एम्प्लॉइज, क्योंकि मेरी कैपेसिटी 50 की थी, और 4 हफ्ते, तो आप मुझे बताओ आइडियली कितने घंटे काम हो जाना चाहिए था। तो आइडियली आपको पता चल जाएगा 8000 घंटे काम हो जा, ये है टोटल मैक्सिमम बजटेड आवर्स, ये मैक्सिमम आवर्स है कि ज्यादा से ज्यादा आपका अगर सब कुछ बराबर चलता, 100% कैपेसिटी पे काम करते, तो 8000 घंटे काम हो सकता था। आगे, एक्चुअल आवर्स वर्कड इन 4 वीक 6000। अब सर ये क्या नई चीज आ गई, एक्चुअल आवर्स अभी तो दिए थे, नहीं ये अलग चीज है बच्चों। क्या अलग है इसमें एक्चुअल आवर्स में, और ये क्या था सर फिर, अरे ये था कि अगर 40 लोग हैं
तो आइडियली उनको कितने घंटे काम करना चाहिए? 6400 घंटे, पर एक्चुअल में उन्होंने काम किया 6000 घंटे, उन 40 लोगों ने। मतलब समझना, वैसे मेरे पास कैपेसिटी है 50 एम्प्लॉइज की, पर मेरे पास है 40 लोग ही। अब वो 40 लोग अगर पूरे 50 लोग काम पे लगते तो 8000 घंटे काम होता, लेकिन 40 लोग अगर काम करें और फुल काम करें जितना 40 लोग कर सकते हैं तो 6400 घंटे काम होना चाहिए, पर हमारे यहाँ के लोग हैं तो उनने उसमें भी 400 घंटे वेस्ट कर दिए, रियल में काम हुआ 6000 घंटे। समझ गए आप मेरी बात को? ये 3 बातें क्वेश्चन ने मुझे बताई। और आखिरी एक और बात, अभी खत्म नहीं हुआ, ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, तीनों बातें हमें पता चल गई। आखिरी बात, और ये सबका कैलकुलेशन भी मुझे पता चल गया, 5 दिन 8 घंटे रोज 4 हफ्ते और नंबर ऑफ एम्प्लॉय 40। 5 दिन 8 घंटे 4 हफ्ते, अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हो 50, और ये तो रियल बताया तो इसकी कोई वर्किंग नहीं है, रियल में काम हुआ 6000 घंटे। और स्टैंडर्ड आवर्स अर्न्ड इन 4 वीक पीरियड 7000। हाँ, ये बड़ी टेढ़ी खीर है। ये क्या चीज है? अब आखिरी, स्टैंडर्ड आवर्स अर्न्ड का क्या मतलब है? मतलब ध्यान से ध्यान से ध्यान से, स्टैंडर्ड आवर्स अर्न्ड का मतलब है भाई साहब जो काम आपने 6000 घंटे में किया ना, एक्चुअल में वो काम 7000 घंटे का था। ओ मतलब यहां पर मेरे पास 4 अलग डेटा है, कितने घंटे में, कितने घंटे, जितने मेरे पास एम्प्लॉय है उसके हिसाब से कितने घंटे काम होना चाहिए। अगर मेरा फुल कैपेसिटी होता तो कितने घंटे काम हो सकता था, एक्चुअल में कितने घंटे काम हुआ, और जो एक्चुअल में हुआ उस काम को करने में आइडियली कितना टाइम लगता। ये आइडियल टाइम है, कितना लगता। अगर उसी, मतलब हम सर बहुत एफिशिएंसी से काम किए, यस, आपने 7000 घंटे का काम 6000 घंटे में किया है, तो बहुत एफिशिएंट रहे हो आप। तो समझ गए आप मेरी बात को? तो ये 4 फिगर हैं, ये 2 फिगर तो बस बता रहे हैं कि भैया 40 एम्प्लॉय में टोटल 6400 घंटे काम हो सकता है, अगर 50 होते तो 8000 घंटे काम हो सकता था। और ये 2 रियल फिगर्स बता रहे हैं कि भाई साहब रियल में 6000 घंटे काम हुआ है, लेकिन जो 6000 घंटे में काम हुआ है वो एक्चुअल में 7000 घंटे में होना चाहिए था, वो काम इतना बड़ा था। चलो आगे बढ़ते हैं। डेटा है 4 वीक का, वाह क्या बात है, अरे सब जगह लिखा है, वो लिखने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए, द पीरियड इज ऑफ 4 वीक्स, इन दिस पीरियड देयर वाज 1 स्पेशल हॉलीडे, भाई साहब ऑन नेशनल इवेंट। इसका मतलब 4 वीक का पीरियड है, एक वीक में 5 दिन काम होता है, तो 4 वीक में कितने दिन काम होगा? 20 दिन, और उसमें से एक हॉलीडे रहा, तो काम कितने दिन हो पाया? फिर 19 डेज ही काम हुआ है। ये भी पता चल गए, एक्चुअल वर्किंग डेज मालूम चल गए। कितने एक्चुअल वर्किंग डेज हैं बच्चों? 19 एक्चुअल वर्किंग डेज है, ये भी मुझे क्वेश्चन से मालूम चल गया। अब बस खत्म, सारी कहानी क्लियर हो गई है सर। अब सिर्फ आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको फॉर्मूले में रखते जाना और आंसर्स निकालना है। मैं फटाफट फॉर्मूले आपको इंटरप्रेटेट कराता हूं, 5 मिनट के अंदर इसे खत्म करते हैं। सबसे पहले ये 8000, ये 6400, ये 7000, ये सब वर्किंग मैं आपको बता चुका हूं। ये वर्किंग जो इन्होंने लिखी मैंने ऊपर ही आपको समझा दी। अब एक एक करके फॉर्मूला। पहला, एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी कैसे निकलता है बच्चों? ऐसे ही है, समझाया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, मैंने मेरा वीडियो पढ़ा हुआ है। स्टैंडर्ड अपॉन एक्चुअल इनटू 100। स्टैंडर्ड आवर्स कितने अवेलेबल है? क्वेश्चन नहीं दे रखे, दिस इज द स्टैंडर्ड आवर्स, क्वेश्चन में दे रखे हैं। दिस इज द एक्चुअल आवर्स, मैं लिख देता हूं सारा, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, दिस इज द मैक्सिमम बजटेड आवर्स, 8000 ज्यादा से ज्यादा इतने घंटे अवेलेबल हैं, और दिस इज द बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल एक्टिविटी। रियल में क्योंकि हमारे पास 50 नहीं 40 एम्प्लॉइज थे, तो हमारे पास काम 6400 ही हो सकता था। 50 एम्प्लॉय होते तो 8000 घंटे होता। तो चारों बातें पता है। अब देखो फटाफट इंटरप्रिटेट कर रहा हूं एक एक रेशियो। पहला, एफिशिएंसी, नाम से ही समझो एफिशिएंसी। भैया फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड अपॉन एक्चुअल। कैसे बना ये फॉर्मूला? भैया 7000 घंटे का काम 6000 घंटे में हुआ है, तो कितना परसेंट एफिशिएंट है वो? 116%, मोर देन 100% एफिशिएंट है। अगर आपने 10 घंटे का काम 8 घंटे में ही कर दिखाया, तो आप मुझे बताओ आपकी एफिशिएंसी मोर देन 100 है कि लेस देन 100 है? 100% एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? 10 घंटे का काम 10 घंटे में किया तो 100% एफिशिएंट हो। अब 10 घंटे का काम 11 घंटे में किया तो लेस देन 100% एफिशिएंट हो, और 10 घंटे का काम 8 घंटे में किया तो मोर देन 100% एफिशिएंट हो। तो यहां पर इसीलिए ध्यान रखना, फॉर्मूले में कई बार लोग गड़बड़ कर देते हैं। लोग सोचते हैं स्टैंडर्ड नीचे आएगा एक्चुअल ऊपर आएगा, गलत।
उससे आंसर ही आपका लेस देन 100 आ जाएगा, जबकि हम 100% से ज्यादा इफेक्टिव हैं। आप ध्यान से देखिए, हमने 7000 घंटे का काम 6000 घंटे में निपटा के दिखाया है, तो हम मोर देन 100%, इसलिए फॉर्मूला स्टैंडर्ड अपॉन एक्चुअल, ध्यान रखिएगा। एफिशिएंसी एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा एक्टिविटी, एक्टिविटी का क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स ये बताता है। सुनना मेरी बात ध्यान से, ये क्या समझा रहा है सर हमें? आपके पास कितने बजटेड आवर्स अवेलेबल है? अभी निकाला था 6400 आवर्स, बजटेड आवर्स हमारे पास 6400 अवेलेबल है, लेकिन काम हमारा था 7000 घंटे का। आइडियली कितने घंटे उस काम को करने में लगने चाहिए थे? 7000, थे ही नहीं इतने घंटे। क्यों? मेरे पास में एम्प्लॉय ही 40 थे और उनसे मैं 5 दिन काम करा सकता था, और 5 दिन काम करा सकता था 8 घंटे, और ऐसा 4 वीक अगर मैं काम कराऊं तो मेरे पास 6400 घंटे से ज्यादा थे ही नहीं अवेलेबल, वर्किंग आवर्स ही नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा 6400 वर्किंग आवर्स थे, और उसमें मैंने 7000 घंटे का काम लिया है। तो इसका मतलब मैंने ओवर टाइम कराया, काइंड ऑफ। सर रियल में तो कराया नहीं, रियल में तो वो मेरे एम्प्लॉय एफिशिएंट थे। एफिशिएंसी रेशियो को मिक्स मत करो, यहां पर एक्टिविटी की बात हो रही है कि आपने 7000 घंटे की एक्टिविटी के लिए 6400 घंटे अलॉट कर रखे थे, तो 109% आप चाहते थे लोग काम करें, 100% से भी कितना ऊपर काम करते। अगर जितना, ध्यान से सुनना मैं जो समझाना चाह रहा हूं, ये तो लोगों की, जैसे मान के चलो मैंने तुम्हें बोला कि बच्चों मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करना है और एक क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास 10 मिनट का टाइम है। अब मैंने तुम्हें दे दिए करने के लिए मान लो 6 क्वेश्चंस, तो तुम्हें कितना टाइम मुझे देना चाहिए? 1 घंटा 60 मिनट, करेक्ट बोल रहा हूं मैं? हाँ। और मैंने तुम्हें, अब आइडियली तुम्हें 60 मिनट का टाइम मिलना चाहिए, लेकिन मैंने बोला अरे नहीं नहीं मुझे लेट हो रहा है, तुम्हें ये सब 50 मिनट में करना पड़ेगा। अब साला तुम खुद ही बोल रहे हो सर कि एक क्वेश्चन को 10 मिनट लगेंगे करने में, और तुम मुझे 6 क्वेश्चन दे रहे हो, तो आइडियली मुझे 60 मिनट का टाइम तो अलॉट करो, इसके लिए तो 60 मिनट का टाइम अलॉट होना चाहिए। हाँ, लेकिन मेरे पास है ही नहीं। मैंने अलॉट कितना टाइम किया तुम्हें? मैंने अलॉट किया 50 मिनट, क्योंकि मेरे पास उतना ही टाइम है। बस मैं यही समझा रहा हूं कि 7000 घंटे का काम दिया और अलॉट किए 6400 घंटे, और वो तो तुम्हारी एफिशिएंसी की कि तुमने साला 45 मिनट में ही निपटा दिए। सर क्वेश्चन कितनी देर के थे? सर 60 मिनट लगने चाहिए थे आइडियली। सर आपने हमें 60 मिनट का काम दिया था करने को 50 मिनट में, हमने निपटा दिया 45 मिनट में। ये हो रहा है यहां पे। तो ये 6400 हमारा काम कितने घंटे का था? 7000 घंटे का। हमने अलॉट कितने घंटे किए? 6400, और काम हो कितने घंटे में गया? 6000 घंटे में। अरे अब आया ना सर बात समझ में। तो एक्टिविटी रेशियो ये बताता है कि आपने जो काम दिया था वो आपने 109, आप चाहते थे कि लोग ओवर टाइम करें, 100% से भी ज्यादा टाइम काम करें, 8 घंटे से भी एक्स्ट्रा काम करें। कितना एक्स्ट्रा काम करें? तो 8 घंटे इंटू 109.375% कर दो, आपको पता चल जाएगा। 8 इंटू 109.375%, 8 घंटे इंटू 109.375%, 8 घंटे 75, 8.75, मतलब लोग 8 घंटे 45 मिनट काम करें। 0.75 का यही मतलब हुआ 45 मिनट। 1 घंटा 60 मिनट का होता है, तो 0.75 मतलब 45 मिनट। तो आप चाहते थे कि 40 लोग 45 मिनट एक्स्ट्रा काम करें। समझ गए आप मेरी बात को? आपने उस हिसाब से टाइम अलॉट किया था। दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी रेशियो। थर्ड, कैलेंडर, सिंपल सी बात है। टोटल वर्किंग डेज आइडियली कितने होने चाहिए थे? 20, उसमें भी एक हॉलीडे पड़ गया तो काम 19 दिन हुआ, तो हमारा कैलेंडर रेशियो 95% आया। सिंपल है, कैलेंडर रेशियो का मतलब कितने वर्किंग डेज थे, उसमें से एक्चुअल में कितने अवेलेबल रह पाए। तो 20 वर्किंग डेज से तुम्हारे को टीचर नहीं बोलते तुम्हारे, और तुम्हारे पास अभी 30 दिन का टाइम है। अरे 30 दिन का टाइम थोड़ा है, उसमें 4 संडे भी तो हटाने पड़ेंगे, तो एक्चुअल में क्लासेस 26 दिन ही लग पाएंगी। तो अवेलेबल 30, सॉरी बजटेड 30 पर एक्चुअल अवेलेबल कितने हैं? 26, 4 दिन अवेलेबल ही नहीं है। ये कैलेंडर रेशियो है। अगला ध्यान से देखना, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो। अब ये क्या चीज है साहब? स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अच्छा एक चीज और, कैलेंडर रेशियो में अगर एक्चुअल डेज 21 होते तो ये मोर देन 100% आ जाता, कि जितना टाइम था उससे ज्यादा दिन कर दिया काम, तो अच्छे लोग हैं, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो। ये क्या चीज है सर? स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो, बजटेड आवर्स अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स। मतलब भैया अगर तुम फुल कैपेसिटी पे काम कर लेते तो तुम 8000 घंटे तक काम कर सकते थे। अगर 50 एम्प्लॉइज होते तो, पर तुम्हारे पास एम्प्लॉय कितने थे? 40,
तो इस कारण से तुम काम कितने घंटे कर पाए 6400, मतलब कितने घंटे तुम्हारे पास अवेलेबल हो पाए बजटेड 64। तो कितना परसेंट, एक तरीके से ये पता है क्या है, ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है कि 100% हमारी 100% कैपेसिटी थी 8000 घंटे, पर हम 8000 घंटे यूज ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास उतने एम्प्लॉइज ही नहीं है, तो हम 80% कैपेसिटी पर अभी काम कर रहे हैं। ये बताता है स्टैंडर्ड कैपेसिटी रेशियो। नेक्स्ट, एक्चुअल कैपेसिटी रेशियो। एक्चुअल कैपेसिटी का क्या मतलब है, थे कितने घंटे, होने चाहिए थे 8000 टोटल मैक्सिमम, काम एक्चुअल में कितने घंटे हुआ 6000। स्टैंडर्ड में क्या पता चलता है, कितने घंटे होने चाहिए था और मैक्सिमम कितना घंटा था। और एक्चुअल क्या बताता है, रियलिटी, कि भैया 8000 घंटे मैक्सिमम पॉसिबल थे, पर अभी तो काम 6400 भी नहीं हुआ, 6000 घंटे ही हुआ है, तो 75%। तो 80% इधर देखना, ध्यान से देखना, इन दोनों में, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। 80% यूटिलाइज हो सकता था ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल वर्कर्स। कितने अवेलेबल थे, 40 एम्प्लॉय थे, तो 80% यूटिलाइज हो सकता था। 100% तो तभी होता जब पूरे 8000 घंटे काम होता, पर हमारा कितना यूटिलाइज हो सकता था, ये तो तब पॉसिबल था जब 50 एम्प्लॉय होते थे, कितने 40, तो इसमें कितना हो सकता था 80%, पर उसमें भी हुआ कितना 75%, क्योंकि हमने काम 6400 भी नहीं किया, 6000 घंटे किया। दिस इज एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। एंड लास्ट, एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो। ध्यान देना, अब आपके पास कितने अवेलेबल थे, 40 एम्प्लॉइज में 6400, पर आपने काम 40 एम्प्लॉय से ही कितने घंटे कराया, 6000 घंटे, तो उन एम्प्लॉइज को भी आपने अंडर यूटिलाइज किया, उनको भी आपने ठीक से यूटिलाइज नहीं किया। ऑल्दो उन 6000 घंटों में उनने अपना काम खत्म कर दिया, तो आप एक्स्ट्रा और प्रोडक्शन करा लेते। उनका ये कहने का मतलब है कि आपके पास उनसे, अगर उनने टारगेट पूरा कर दिया था कम टाइम में, तो उन्हें फ्री क्यों छोड़ा, तो मतलब आपने अपने एम्प्लॉइज को भी पूरा यूटिलाइज नहीं किया, जो अवेलेबल थे उनको भी। ये मैंने आपको सारे के सारे रेशियोज के बच्चों क्या सिखा दिए, इंटरप्रिटेशन सिखा दिए। एग्जाम में तभी आप इनको कर पाओगे जब आपको ये क्लैरिटी हो कि ये है क्या, वरना रटोगे कहां तक। क्लियर है बच्चों? तो चलिए बच्चों, ये मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 5 और 7 बजट के एक्सेप्शनल क्वेश्चंस सॉल्व कराए। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। हो सके तो सब्सक्राइब करते जाना बच्चों, है ना। थैंक यू सो मच।